अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। मैं इस वक्त लंदन में हूँ और लंदन का दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे आपकी पाकिस्तानियों से काफ़ी मुलाकात हो जाती है, और वो आप शॉपिंग सेंटर में हो, आप कॉफ़ी शॉप में हो, आप होटल में हो, आप कहीं पे भी हो, कहीं न कहीं आपको लोग मिलते रहते हैं, और वो 2-2 मिनट की भी जो मुलाकात होती है, उसमें वो कोई इम्पोर्टेंट जुमला ऐसा कह देते हैं, जिससे पता चलता है कि जनाब पल्स क्या है, पॉलिटिक्स की क्या पल्स है ख़ास तौर पे। और दूसरा ये है कि जब आप यहाँ पे होते हैं या दूर होते हैं पाकिस्तान से, तो आपको ज़रा सोचने का कुछ चीज़ों का मौका मिलता है और आप उनको एनालाइज़ कर सकते हैं। आपका टाइम होता है सोचने का, ना उस तरह से फ़ोन्स आ रहे होते हैं, ना आपके मैसेजेस हैं, ना भाग-दौड़ है आपकी रिकॉर्डिंग्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए। तो 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत डिस्कस हो रही हैं, और एक तो उसमें से है जनाब कि ये बजट क्या है, और ये बजट क्या गरीब दोस्त बजट है, अवाम दोस्त बजट है, ये कैसा बजट है? क्या डार साहब ने वाक़ई अच्छा बजट दिया है कि नहीं? एक तो ये हो रहा है। दूसरा ये कि जहांगीर तरीन पार्टी जो बन रही है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये इसका क्या मुस्तकबिल है? लोग समझ रहे हैं कि कुछ के शायद इसकी बड़ी को कामयाबी हो जाएगी, और कुछ समझ रहे हैं कि नहीं होगी। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आपका क्या ख़्याल है? मैं कल रात को भी सोच रहा था, यहीं पे मैं कॉफ़ी शॉप में था, तो काफ़ी पाकिस्तानी मेरे पास 3-4 जो थे वो इकट्ठे हो गए, और वो अपनी-अपनी राय दे रहे थे और बता रहे थे। और आपको पता है ये जो पब्लिक परसेप्शन होती है ना, वो क्या कहते हैं, वो उर्दू का एक मुहावरा है कि ज़ुबान खल्क़ को नकारे खुदा समझो, कि जो पब्लिक कह रही होती है, जो लोग कह रहे होते हैं ना, वो उसमें कहीं न कहीं सदाकत ज़रूर होती है, उसमें कहीं न कहीं सच्चाई ज़रूर होती है। पहले तो आ जाएँ ज़रा बजट पे। बजट पे मैं आपको बता दूँ, गोरख धंधा है, और ये चाहे जो मर्ज़ी कहे हुकूमत, ये बजट सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। या तो हुकूमत ये मान ले कि उसके पास पैसे हैं, और फिर उसने ऐसा बजट दिया। जब पैसे ही नहीं है और आपने सिर्फ़ उधार लेने हैं, कभी आईएमएफ के आगे भीख माँगनी है, कभी चाइना से माँगनी है, कभी सऊदी अरेबिया से, कभी यूएई से, तो इसका मतलब है आपका खजाना तो खाली है। आपके खजाने में तो $3.5 बिलियन है इस वक़्त, और अगले साल आपने को $50 बिलियन का तो सिर्फ कर्जा वापस करना है। तो बजट स्वाद पे कटा आना, क्या आना है बजट अपना यहाँ पे। तो ये जितने आप बजट के अंदर, कल आपने स्पीच सुनी, वो स्पीच है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और अदाद व शुमार का एक गोरख धंधा है कि हम ये कर लेंगे, तो हम ये कर लेंगे, तो हम ये कर लेंगे। तो आप बता तो दें कि कैसे होगा। मसलन अगर आप कहते हैं कि जी हम एग्रीकल्चर में इतना कमा लेंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें ये बताएं कि एग्रीकल्चर के लिए बीज है आपके पास, क्या आपका खाद है, क्या आपका पानी है वाफिर मिकदार में, कि आप सिर्फ वो शुगर मिलें जिनके मालकान जो है वो असेंबलियों के अंदर बैठे हैं, 78 शुगर मिले हैं, उनके लिए गन्ना उगा के किसान का खून चूस कर आप समझते हैं कि आपने एग्रीकल्चर में ग्रोथ कर ली, तो ये तो गलत बात है, ये तो सही नहीं है। तो ये बजट जो है, मैं बहैसियत पाकिस्तानी मैं तो इसको मुस्तरद कर रहा हूँ, क्योंकि ये पलंदा है झूठ का, और इसके आदाद-ओ-शुमार ही मैच नहीं हो रहे। भाई इसहाक डार साहब कहते हैं कि जी हम 285 के ऊपर डॉलर का कैलकुलेट करके हम ये बजट बना रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि आईएमएफ से जो बात हुई है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान में डॉलर का रेट 240 होना चाहिए, और हम इसको कम करके छोड़ेंगे। तो जब आप कम करके छोड़ेंगे, तो फिर आप अवाम का बजट जो है उसको 285 पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? तो या तो आप ये 285 वाली बात झूठ है, या फिर आपकी 240 वाली बात झूठ है। तो कहने का मतलब है कि दोनों तो सच नहीं हो सकती। तो आप कोई गोरख धंधा कर रहे हैं, आप अवाम को क्यों चूना लगा रहे हैं? आपसे नहीं होता काम तो छोड़ दें, किसी और को लाने दें, कि गन पॉइंट पे तो नहीं आपको लेके आया। और ये मैं सिर्फ इसहाक डार को नहीं कह रहा, ये मैं पूरी पीडीएम की हुकूमत को कह रहा हूँ, और ये उन उन सारों के लिए एक आई ओपनर है, ये जो बजट आया कि 13 जमातें मिलकर अगर इस तरह का उन्होंने बजट देना है, तो फिर इनके पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है पाकिस्तान को अंधेरों से निकालने के लिए, पाकिस्तान को रोशनी की किरण देने के लिए। तो एक हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कभी-कभी बड़ी सख्त बातें कर देते हैं। मुझे आज सुबह उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि ये जो जहांगीर तरीन पार्टी है, ये पाकिस्तान की सबसे ज़लील तरीन पार्टी है। तो मैंने उसको कहा यार इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन एक्चुअली जब मैं बाद में सोचने लगा, तो मैंने कहा पार्टी तो वो नहीं होगी, लेकिन पार्टी में शामिल काफ़ी लोग जो हैं वो ज़लील तरीन हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और कोई उनका दीन ईमान नहीं है। ये अपने बाप के नहीं है। जब ये वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, जड़ा ना होएगा माई दा की होएगा पराई दा, तो ये क्या किसी के होंगे, वो चाहे वो जानवर जैसी शक्ल वाला हो, वो 4 पार्टियां 5 पार्टियां बदल चुका है, पता नहीं फिरदौस आशिक अवान ने कितनी बदल दी, सारों ने।
अच्छा, जो इनमें से पहली बारी पीटीआई से आई हैं, उनकी औकात ही नहीं, वो क्यों आई हैं? यानी 4 दिन पहले तक जैसे अली ज़ैदी है या सैफुल्लाह नियाज़ी है या ये लोग हैं, ये कह रहे थे कि जी हम तो नहीं छोड़ सकते पीटीआई। इमरान खान छोड़ सकता है, मैं नहीं छोड़ सकता। अच्छा, 4 दिन के बाद आपने छोड़ दी और 8वें दिन अभी आप यानी 40वां भी नहीं हुआ था पार्टी का, आपने 8वें दिन दूसरी जमात भी जॉइन कर ली और वो जमात की पहचान है कि वो लोटे जमात। यानी कोई टीवी पे आके कहता है, बड़ी बेशर्मी से कह देता है कि जनाब जो 22 साल में इमरान ने पार्टी बनाई, हमने 22 मिनट में बना ली। तो 22 मिनट में तो भैया पार्टी नहीं बनती। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 22 मिनट में तो एक 40 मिनट वाला प्रोग्राम भी नहीं रिकॉर्ड होता। तो ज़ाहिर-सी बात है, उसको कम से कम 40 मिनट तो लगेंगे, इफ नॉट मोर। तो ये आपने इसलिए कर ली क्योंकि ये जितने लोग हैं जिनको आप समझ रहे हैं सियासतदान हैं, ये एक्चुअली अल्सर है। ये वो कैंसर है पाकिस्तान का जिनसे पाकिस्तान ने छुटकारा हासिल करना है। जिनके ऊपर कीमोथेरेपी होनी चाहिए, जिनके ऊपर आपको सर्जरी होनी चाहिए। ये वो नासूर है इस मुल्क का कि ये वो खबीस लोग हैं, ज़लील लोग हैं। मैं गालियाँ दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन की है, करोड़ों खाया, अरबों खाया और 8 दिन में दूसरी पार्टी में आ गए, जिसको बड़ी बेशर्मी से लोग कह रहे हैं किंग्स पार्टी। यानी इसका मतलब है कि इनसे कोई भी इनकी करप्शन के ऊपर सवाल ना करे। अब वो जितनी करप्शन की है 4 साल में, वो सारी धुल गई, वो माफ हो गई। तो क्या यही पाकिस्तान की जमहूरियत है? क्या इसलिए पाकिस्तान बनाया था हम कि हम लूटते रहें, खसूटते रहें और चोरों को, डाकुओं को, डकैतों को, अनाज फरोशों को, अपने ज़मीर फरोशों को, इज़्ज़त फरोशों को हम अपने सर पे बिठा लें, उनको अपनी आँखें बना लें, अपने कान बना लें और हम फिर उनके हाथों मफलूज हो जाएँ और अपने आने वाली नस्लों को इनके हाथों मफलूज कर दें। तो मैं तो इस करप्शन के खिलाफ जिहाद करूँगा। उसमें चाहे मेरे दोस्त नाराज़ हों, चाहे अज़ीज़ कोई मेरा हो, उसको नागवार हो। मैं कुछ लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुलकर बता दूँ, जैसे जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, ओन चौधरी है, नूर मोहम्मद साहब हैं, इसी तरह राजा रियाज हैं। इन लोगों की मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि जब इमरान खान पीक पे था और अपनी पावर के जोर में था और उससे फायदे उठाए जा सकते थे, तो इन्होंने उस वक्त उसको खैरबाद कह दिया और वो सबसे मुश्किल काम था। इन्होंने उस वक्त उसके उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया, वक्त का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये जैसे लोग हैं, ये भौंकने वाला एक है, बहू बहू करने वाला। आपको पता ही है मैं किस जानवर का नाम लेना ही नहीं चाहता, जुबान गंदी होती है उसके नाम से। तो अली ज़ैदी है, ये इस तरह के और लोग हैं, ये सारे के सारे। इनकी क्या हैसियत है? कल तक उसके वो गुण गा रहे थे, आज़ादी करा रहे थे और ये फ़ौज को धमकियाँ लगा रहे थे कि हम छीन कर ले लेंगे आज़ादी, तुम्हारे बाप से भी ले लेंगे आज़ादी। इस तरह की बकवास कर रहे थे ये। और 8 दिन के बाद सर झुका के, मुँह छुपा के ये जो है पार्टी में शामिल हो रही हैं। ये सर झुकाने की, मुँह छुपाने की क्यों नौबत आई? और ये मैं आपको आज बता देता हूँ। जहांगीर तरीन पार्टी जो है, जिस तरह के लोग इसमें आ रहे हैं, इसको ज़्यादा सीट्स नहीं मिलेंगी। क्योंकि मैं लोगों की पल्स देख रहा हूँ, ये ओवरसीज़ की पल्स भी देख रहा हूँ, लोकल लोगों का भी मुझे पता चल रहा है पाकिस्तान में जो है। और वो कहते हैं कि जी ख़ास तौर पे अगर इन्होंने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट कर ली, जैसे कल अता तारर कहते हैं कि जी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। यानी वो लोग जिनके साथ आपने कभी बैठ के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए चाय की प्याली नहीं पी, आपने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया कि नहीं जनाब हम नहीं इनसे हाथ मिला सकते, ये तो ये है, ये तो फलां है, ये तो ढिकां है। आप अपने मफाद के लिए आप उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जो पब्लिक रिएक्शन होगा वो ये होगा कि इन लोटों की ज़मानतें ज़ब्त होंगी और लोग गुस्से में आके, और आप समझें कि लोग फ्रस्ट्रेशन में आके सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को वोट दे देंगे। और पीटीआई ज़रूरी नहीं आप उसको बैन भी हो जाए, कुछ हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके ऊपर उनको ये शक होगा कि ये इमरान खान की हमदर्दी इसके साथ है, वो उसको जाके वोट दे देंगे। बिकॉज़ कहते तो लोग सही है ना कि इन्हीं लोगों के खिलाफ तो लाया था इमरान खान को। जब इमरान खान ने इनको अपने साथ मिला लिया, तो वो भी खराब हो गया, वो भी बुरा हो गया। लेकिन उसको तो हम निपट लेंगे, उसको तो देख लेंगे, उसको तो अदालतें भी देख लेंगी। इनको कौन देखेगा? जो हर दफ़ा अपने गुनाह धोने के चक्कर में जो है ये लोगों को छुरियाँ मारते रहते हैं और अवाम को लूटते-खसूटते रहते हैं।
اور وہ دیکھنے کے اس سے مجھے یاد آیا کہ آپ دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو بڑی جلدی تھی ارشد شریف کیس کی، اس کے اوپر جی آئی ٹی بھی بنا دی تھی، تحقیقات ہو رہی تھی اور ان کو رونا بھی آ رہا تھا پارلیمنٹ کورٹ کے اندر. اب تو ارشد شریف کی ماں نے تحریری درخواست دے دی ہے والدہ نے اس کی کہ جناب میرے بیٹے کے قتل کی تحقیقات میں عمران خان کو بھی وہ مراد سعید کو بھی سلمان اقبال کو بھی اور 2-3 اوروں کے نام ہے فیصل واڈا کو بھی ان کو شامل تفتیش کریں. تو ابھی تک چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا. تو چیف جسٹس صاحب پلیز کچھ کریں، جلدی کچھ کریں. آپ سے امید ہے کہ آپ ارشد شریف کو اس کی روح کو انصاف دلوائیں گے. اس شہید کو ہم واپس تو نہیں لا سکتے لیکن کچھ تو تسلی ہو سکتی ہے اس کے گھر والوں کو کہ اس کے قاتل جو ہیں وہ کھلے عام نہ پھرے، نہ دندراتے پھرے. لیکن کیا آپ ایسا کر لیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. دیکھتے رہیے گا اس چینل کو. میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کر کے سیٹ بائی سیٹ یہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے کیا یہ 15 سے 20 سیٹس بھی لے سکتا ہے، اور اگر لے سکتا ہے تو کون سی والے لے گا اور کون سی سیٹس یہ ہار سکتا ہے. آپ کو ایک ایک ہلکے کی کیلکولیشن کر کے بتاؤں گا. اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.